मैं उन तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं और जो सबसे बड़ी बात है, सब लोगों को अपनी बात को रखनी चाहिए और इसके लिए जो समय निर्धारित है उसके हिसाब से कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। सब लोगों की बात लोगों ने खुद सोच करके, देख करके जो कुछ भी रखा है वो अपनी बात है। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार के जो निर्णय है और सरकार के जो काम है उसके बारे में अपनी बात कही है। वो इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। और यहां पर कई माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात रखी है और कई चीजें जो सामने आई है, तो एक बात जो अभी जिससे पूरी दुनिया गुजर रही है, उसको झेलना पड़ रहा है, वो है कोरोना, जिसका नामकरण हुआ कोविड-19। अब उसके चलते जो स्थिति है, पूरा दुनिया इससे प्रभावित है, अपना देश भी प्रभावित है और अपने राज्य में भी इसका असर पड़ा है। लेकिन इसको लेकर के जो काम किया गया है, ये सब लोगों को मालूम है। और जिस प्रकार से यहां पर एक एक काम हो रहा है, यानी किस तरह से प्रारंभ में ही जो बात आई उसको लेकर के जितने तरह का काम करना पड़ा है, जांच हो रहा है लोगों का, लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई, सब कुछ ये सब काम किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि पूरे बिहार में, पूरे देश में जितनी जांच हुई है उसकी तुलना में बिहार में जांच ज्यादा हुई है। इस बात को अच्छी तरह मान लेना चाहिए कि बिहार में जांच ज्यादा हुई है। अगर आप देख लीजिएगा तो बिहार की आबादी है जो पूरे देश की आबादी, अरे सुन लीजिए भाई, मेरी बात मानिए नहीं मानिए, अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, ये आपका निर्णय है। आप सब लोगों की बात हम सुने हैं, कहीं हम कुछ बोले हैं? हम तो आपको यही बता दे रहे हैं कि जानते रहिए, बोलने का जो मन रहा है वो बोलिए, लेकिन कुछ फैक्ट को, सही बात को जानना भी चाहिए। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि अपने बिहार की आबादी पूरे देश की आबादी का लगभग 8.4% है, लेकिन जो कोरोना की जांच हुई है पूरे देश में, तो जितनी जांच हुई है पूरे देश में 10% से ज्यादा जांच बिहार में हुई। और अगर आप देख लीजिए कि 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच पूरे देश में हुई है उसका औसत क्या है 10 लाख की आबादी पर, अगर बिहार को देखिएगा तो देश का जितना भी औसत है उससे 21,000 से भी ज्यादा, उसके करीब बिहार में जांच हुआ। अब जांच के बारे में अगर कहीं कोई शिकायत आ गई, कोई बात आ गई, तो एक एक चीज का जांच किया गया और उसके ऊपर उसके बारे में जो कुछ भी हुआ। अभी आप 000 बोल रहे थे, भाई 000 लिख देता है, सबके पास मोबाइल नहीं है, वो नियम बना दिया था। अब एक एक चीज का जांच जान लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति, आप लोग कोई भी बात बोलेंगे, चाहे नेता विरोधी दल हो या कोई सदस्य हो या मीडिया में कोई बात आती है कहीं से, ऐसा मत समझिए कि उस पर हम लोग गौर नहीं करते। एक एक चीज के बारे में गौर करते हुए तत्काल उस पर कहते हैं कि इसका पूरे तरह से जांच करिए, देखिए क्या हुआ। और उसके मामले में जांच भी हुआ और कुछ जगहों पर यह बात आई और उसको लेकर के उस पर कार्रवाई भी की गई है। कहिएगा तो हम आपको डिटेल बता देते हैं। आप अगर बढ़ जाए तो हम बस इतना कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि जांच एंटीजन में सबसे ज्यादा अधिक देश में जांच हुई है। पहले सुन लीजिए ना, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप टेस्ट में सबसे ज्यादा देश में है, वही तो हमारे पास भी प्रूफ है। नहीं, ठीक है, बैठ जाइए। आपके पास नेता प्रतिपक्ष बैठ जाए, सुन ले पहले, बैठ जाए। भाई हम बीच में आपको कुछ इंटरफेयर कर रहे थे, सुन न लीजिए। इसके बाद आप इंटरफेयर करिएगा, हम तो कहेंगे कि भाई कुछ कहना है तो और सुन लीजिए, हमको क्या है। और नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग को खराब लगता है, अच्छा ही लगता है, कुछ भी बोलिए, जिस तरह से भी बोलिए, हमको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या असीमित समय तक काम करेंगे? ये तो कोई बात है क्या? तो इसलिए कुछ बात को ध्यान पूर्वक सुनिए,
कल आपको उन चीजों पर गौर करिएगा तो कल आपको और नई पीढ़ी के लोगों को उसका लाभ ही होगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ध्यान से सुन लीजिए। तो इसके बारे में जो कुछ भी किया गया है, हम लोगों ने एक दिन नहीं छोड़ा है। अगर आप चाहिएगा तो प्रतिदिन का फिगर जब से ये शुरू हुआ है, चुनाव के काफी पहले, तब से शुरू हुआ है, आप दिखा देंगे आपको कि एक एक दिन का पूरा फिगर मेरे पास आता है, प्रतिदिन देखते हैं। और 9 बजे रात में आप बैठ जाइए, आप सुन लीजिए। आपका भी विषय को बहुत ध्यान से सुना था। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, आपकी बात को पूरा सुना गया था ध्यान से। अब सुने आप, सदन नेता को आप सुने, बैठ जाए आप। आप कभी यहाँ रहिएगा, आप कभी रहिएगा। अगर बैठ जाए, पहले तो सहयोग है कि बैठ जाए। आप कभी चाहिएगा और रहिएगा यहाँ, तब आपको सब फिगर दिखला देंगे। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं। यहाँ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम लोग सब लोगों को बताना चाहते हैं। तो एक बात अच्छी तरह आप जान लीजिए, आप बार बार एक बात को कहते हैं कि कमेटी। अरे भाई, तो 4 अगस्त को जो मीटिंग हुई उसमें ये बात आ गई, अगस्त में ही। तो ये सब, हाँ, जो भी अगस्त में जो चल रहा था अपना सेशन, और वो समझ लीजिए कि एक तरह से पिछले सेशन का अंतिम सेशन था, एक दिन का ही चल रहा था। उसी दिन है 3 तारीख को, उसी दिन जो पूरी बात हो रही थी उसी में बात आई। तो हमने कहा कि जरूर सारे एमपी, सारे एमएलए, एमएलसी, सब लोगों के साथ लोग संपर्क करेंगे और इसके बारे में जो रिपोर्ट है, कोरोना संक्रमण के वक्त किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, फीडबैक हेतु सभी डीएम्स की बैठक हेतु उसमें कहा गया था, लिखा गया था। और इसके आलोक में माननीय सांसद, विधायकगण बैठकों में उन लोगों ने भाग लिया। और जहां तक हमको जानकारी दी है कि वैशाली जिला की आयोजित बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी भाग लिया गया है। तो ये जो हमको फिगर बताया गया है और कहा गया है कि भाई उस समय की जो बात हुई, क्या हुआ, सब लोगों के साथ बात हुई। अब आप समझ लीजिए, उसके बाद तो जब चुनाव का ऐलान हो गया, तो जब चुनाव का ऐलान हो गया तब तो इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और अब जो स्थिति है, इसको लेकर के आप जानते हैं कि स्थिति में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, सब जगह थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। अपने देश में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर फिर बढ़ रहा है। हम लोग इसको लेकर के पूरे तौर पर सजग हैं कि अपने यहां भी कभी हम डेली देखते हैं। एक दिन हो गया 21, इसके पीड़ित लोग निकले जिनका पॉजिटिव निकला, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आज घटते घटते 21 पर आ गया। लेकिन अगला दिन जो मेरे पास फिगर आया तो लगभग 50, उसके बाद दूसरे दिन फिगर आया तो आ गया 94, और कल फिगर आया तो 84। तो एक एक बात के लिए रात में ही फिर हम बोलते हैं कि भाई देखिए, 20 से बढ़ करके फिर आज 50, 50 से 94, 50, 94 के बाद 84 आ गया कल। तो एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। और जो टेस्ट हो रहा था उसके बारे में हमने कहा कि भाई लोगों के बीच में जाकर के प्रेरित करिए और टेस्ट करिए। हो क्या गया है कि लोगों को अब एक तरह का कॉन्फिडेंस हो गया है, अब मान रहे हैं लोग कि अब आगे कुछ होना नहीं है, हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन फिर भी हर तरह से सहयोग करना चाहिए, इसके लिए तो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस सिलसिले में अगर कोई भी सुझाव माननीय सदस्यों को अपने इलाके के बारे में है, जरूर उसके बारे में दीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को दीजिए, कहीं मेरे ही यहां भेज दीजिए। कोई भी बात हो तत्काल उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मैं इतना आश्वस्त करता हूं। भला बताइए, ये कोई किसी सरकार का ही काम है, ये तो पूरे सब लोगों का है। सब लोग अगर पीड़ित हैं, सबको बचाना चाहिए। कौन कौन लोग नहीं पीड़ित होते हैं? हर लोगों के पास कुछ न कुछ ऐसी समस्या आती है। अब अभी आप बोल रहे थे एम्स का, अरे भाई तो एम्स है विदेश का, एम्स है दूसरे का, अरे एम्स तो अपना ही ना है भाई। एम्स की स्थापना की गई थी, एम्स में अगर कोई जाते हैं इलाज के लिए, एम्स में तो मैक्सिमम लोगों को भेजा, जिनका भी फोन आया हुआ। और आप मेरे परिवार की बात करते, मेरी भतीजी को जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आया, तुरंत भेजे, लेकिन एक ही दिन के बाद उसकी रिपोर्ट थी कि पॉजिटिव नहीं है। आप कह रहे हैं जांच में हम खुद ही देखें, तो तुरंत उसको कहा कि भाई इसका निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, लौटा दिया।
आप सोच लीजिए, हम बता रहे हैं, नाम लिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, जब ये बोल दिए तो हम एक बात बता देते हैं। एम्स में अगर किसी को भेजा जाता, सबको, जहां भी जिनकी भी खबर आई है और जिनके बारे में जानकारी मिलती है, हम लोग सब चाहते हैं कि उनका ठीक ढंग से इलाज हो। और एम्स में ये पूरा का पूरा उस समय प्रबंध किया हुआ था और एम्स के लोग पूरे तौर पर ध्यान देते थे। तो बहुत लोगों की इच्छा थी कि लोकल लेवल पर हम नहीं, हम एम्स में, तो सब लोगों के लिए व्यवस्था की गई। तो ये सब कोई विषय नहीं है। आपको कोई भी कहीं इलाज के लिए सारी सुविधा कर दीजिए, तब भी मनुष्य के अंदर में कोई बात आती है कि यहां नहीं, हम वहां इलाज कराएं। और जो पटना में रहने वाले हैं और पटना में कोई है, अगर उनको एम्स में भेजा गया था तो क्या गुनाह, क्या दिक्कत है? ऐसी कोई बात नहीं। एम्स में सबसे ज्यादा इंतजाम उन दिनों था, इसलिए उसको भेजा गया। इसलिए कृपा करके इस बात को जान लीजिए। तो इसलिए इन सब बातों की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि चर्चा ये होनी चाहिए कि कहां पर और कुछ है और उसका देखा नहीं गया है। हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर एक एक चीज देख लिया है। अब आपको बता दें, जो हम बता रहे हैं कोरोना का रिकवरी रेट, अब पुराना का रिकवरी रेट पूरे देश का है 97.33% और अपने बिहार में है 99.2%। रिकवरी रेट इतना ज्यादा है। डेथ का जहां तक सवाल है, कोरोना से मृत्यु हुई है पूरे देश का है, हालांकि देश में भी कम है, आप जान लीजिए, अपने देश में भी कम है, दुनिया के दूसरे मुल्कों से काफी कम है, लेकिन देश में भी जो हुआ है वो हुआ है 1.42%। और आपके बिहार में कितना है? 0.58%, आधा प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा। तो ये है, एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। तो सब लोगों को तो कम से कम कहना चाहिए कि सजग रहिए, सचेत रहिए। कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज पर पूरी की पूरी चिंता की जाती है। और अब तो टीकाकरण का दौर शुरू हुआ। अब टीकाकरण का जो दौर शुरू हो गया है हेल्थ केयर वर्कर का, और वो करीब करीब आप समझ लीजिए कि लगभग जो माने हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर दोनों को मिलाकर के देखिए तो अब तक लगभग 5,26,000 लोगों का टीका लगाया जा चुका है। और हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीनेशन का दूसरा दौर चल रहा, टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो गया। लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनका अभी पहला हुआ, 28 दिन के बाद दूसरा दौर शुरू होता, तो वो शुरू हो जाएगा। और इसके बाद का लक्ष्य है कि ये सब हो जाने के बाद, और केंद्र सरकार की तरफ से भी आया है सब कुछ, तो वैक्सीन भेजा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, 2 प्रकार का वैक्सीन जो अपने देश में ही विकसित हुआ है और वो उपयोगी है, बहुत अच्छा है। और उसको जब किया जा रहा है, तो अभी जब नीति आयोग की बैठक थी उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद इस पर फिर चर्चा करेंगे। यानी अब ज्यादा दिन नहीं है, ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी बाकी लोगों के लिए, यानी जो 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं सबका टीकाकरण, और 50 साल से कम उम्र वाले अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनका टीकाकरण, वैक्सीनेशन, तो उसके लिए वैक्सीन आएगा, दोनों प्रकार का वैक्सीन, लोगों का पूरा टीकाकरण होगा, लोगों के लिए किया जाएगा। और सब तरह की तैयारी अपने यहां की जा रही है। इसलिए जो कुछ भी स्थिति है और जो हमने बताया कि भाई थोड़ा बढ़ गया, जरा सा भी बढ़ता है तो हम लोग उसके लिए चिंतित होते हैं। और कल ही हमने कहा है कि अब जो जितनी जांच है, और प्रधान सचिव स्वास्थ्य को हमने कहा है कि भाई इसको फिर से एक बार और पूरे तौर पर समीक्षा कर लीजिए और जांच के दायरे को और फिर से बढ़ाइए, ताकि जरा सा भी कहीं कोई पॉजिटिव हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। इसलिए एक एक चीज पर हम लोग पूरे के पूरे तौर पर सजग हैं और सब लोगों को तो अलर्ट रहना ही है, सबको सचेत करना है। सब सारी बात है। अब यहीं बैठे हुए हैं, हम लोग तो बार बार कहते हैं देखिए वैक्सीन लगाइए, तो हमारे कई साथी वैक्सीन नहीं लगाए हुए। अरे भाई जरूर लगाइए। हाँ, वैक्सीन नहीं, वही का मास्क लगाइए। तो हमने कहा कि हम लोग लगाए हुए हैं, आप लोग अपना मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो मास्क लगा लीजिए। तो इसको जरूर करिए। और यहां पर भी इंतजाम है, अध्यक्ष महोदय ने भी इंतजाम कर रखा है, अगर नहीं है तो ले लीजिए।
आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप कहाँ शुरू कर दिए प्रश्न? बैठ जाइए, आप बैठिए। और इसके अलावे जो कुछ भी जांच के बारे में हुआ उस पर यथोचित कार्रवाई की गई है, ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब किसी तरह से कोई भी चीज़ों को हम लोग यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। इसको किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाता है, हर प्रकार से करना है, लेकिन सब लोगों को प्रेरित करते रहिए कि भाई मास्क लगाइए, जरा दूरी मेंटेन करिए, हाथ धोते रहिए। यही सब चीज तो कहना है लोगों को। अब ये ऐसी चीज आ गई है कि सारे दुनिया पर असर किया, लेकिन इसके लिए हम लोगों को पूरा भरोसा है, सबको भरोसा है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, इसके बाद इससे लोगों को राहत मिलेगी और इससे छुटकारा मिलेगा। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का तो खैर, अब बहुत लोग विधि व्यवस्था पर कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आखिरकार तो अब जब एक एक डिपार्टमेंट का चलेगा तो होम का तो चलेगा ना, गृह विभाग का, तब एक एक चीज के बारे में उस दिन फिगर दिया जाएगा, हर चीज कहा जाएगा। लेकिन जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो कोई कानून का राज स्थापित है। अब आप बताइए कि क्या स्थिति हुई है। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 का जो प्रसारित हुआ, जो भी है संज्ञेय अपराधों का, तो देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का 25वां स्थान हो गया, 23वां से भी 25वां पर पहुंचा है। कोई क्राइम कहीं बढ़ता है तो उस पर तो नजर रखनी है, लेकिन कुछ लोगों को आप क्या करिएगा, आदमी के कुछ लोगों के स्वभाव में तो गड़बड़ी होती है। आप चाहे कितना भी कर दीजिए, जो कुछ भी कर दीजिए, और सबको काम ठीक ढंग से करना है, चाहे जितनी किसी को जिम्मेवारी दीजिए, कुछ न कुछ आदमी पूरी जिम्मेवारी को नहीं निभाता है। तो मिला जुला करके तो कभी न कभी कुछ न कुछ होता है। कुछ घटनाएं घटती हैं तो कुछ घटनाएं घटती हैं, उस पर पूरी की पूरी जो जरूरी कार्रवाई है वो सबके लिए काम किया जाता है। तो इसलिए एक एक चीज पर हम लोगों का ध्यान है। और अब आप समझ लीजिए कि हर तरह से विकास दर का है। अब विकास की बात है तो विकास की बात है भाई, तो क्यों हर चीज को इग्नोर करते हैं? बोलना अपनी जगह पर है, जो बोलते रहिए, लेकिन विकास का दर कितना हुआ है आप देखते हैं, हर बार प्रकाशित होता है, हर तरह से किस तरह से यहां पर काम हो रहा है। आप समझ लीजिए कि 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर बिहार का औसत विकास दर 10.5% रहा। हर बार बढ़ता है, विकास दर बढ़ा है हमारा। अब उसके बाद 20-21 जो कोरोना का दौर आया है, इसमें तो जरूर नीचे जाएगा। पूरे दुनिया का नीचे जा रहा है, पूरे देश का नीचे जा रहा है, अपने यहां भी जाएगा नीचे। लेकिन 19-20 तक का हालत देख लीजिए, एक नई बीमारी आ गई, नया दौर आ गया है, इसमें सब तरह का प्रभाव पैदा हुआ है, एक अलग बात है। लेकिन बाकी जगहों पर किस तरह से काम किया गया और बजट का जो प्रावधान किया गया है, कल भी बजट में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सब बातों को बता दिया है, और उसके बाद उस पर भी बहस होगी, उस पर भी सारी चर्चा होगी। जिस तरह से ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, औसत विकास दर और बजट का आकार क्या था भाई 4-5 में, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो बजट का आकार था 23,885 करोड़, और अब बढ़ते 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 अब हो गया 2,18,000 करोड़ का। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। अब जो हालत है आप समझ लीजिए। और एक चीज और बता देते हैं, 2004-5 का आंकड़ा जान लीजिए। आंकड़े कहां से मिलते हैं हमको नहीं मालूम है, जो सही आंकड़े हैं उसको जान लीजिए। 2004-5 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, आज के मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय थी 7,914 रुपये, यही था पहले। और आज हो गया है 2019-20 में बढ़ करके अब प्रति व्यक्ति आय हो गया है 50,735। अब आप कहिएगा कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई, तो इतना तो बढ़ रहा है। और इसके बाद जान लीजिए कि बिहार में ये जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, दूसरे किसी राज्य की तुलना में कॉस्ट ऑफ लिविंग यहां कम खर्च में काम होता है। भोजन का और अन्य चीजों के लिए जो खर्च होता है दूसरी जगहों पर, कम पैसे में खर्च में यहां पर लोगों का काम होता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में जरा जान लीजिए, सबको जानना चाहिए। बिहार की एक खासियत है, हम अभी यहां पहुंचे हैं, तब भी आप समझ लीजिए कोई भूख से अब नहीं मर रहा।
कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जाकर के देख लीजिए गांव में, एक एक गांव में। कभी हम लोग पहले घूमते थे अपने क्षेत्र में और एक साथ अगर 50-100 आदमी थे तो कहीं कोई गांव की स्थिति रहती थी कि लोगों को एक जगह खिला सके। और आज समझ लीजिए, जो वर्कर है, जो काम करता है, मजदूर है, आज उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके यहां अगर 5-10 आदमी पहुंच जाता है तो सबको भोजन करा देते हैं। ये स्थिति है परिस्थिति में। तो इन सब चीजों को जानना चाहिए भाई। हम लोग तो शांति बनाए रखिए, बैठ जाइए हमारे से, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको भी लोगों ने शांति से सुना है, आप भी सुने, बैठ जाएं। अब जो बात हमने तो लोगों की आमदनी का और राज्य की प्रगति का बता दिया, लेकिन इसके अलावे और एक एक चीज देख लीजिए ना भाई। सड़कों शांति बनाए रखिए, बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। बिहार में पहले कितना पुल था भाई और कितना सड़क था, क्या स्थिति थी। अब कितने सड़क का निर्माण हुआ, कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ, लोगों को सुविधा हुई, आबादी बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, हर तरह से व्हीकल्स कितने बढ़ रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए अब एक एक चीज में वृद्धि हो रही है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कह दिया है भाई कि और भी जो उस समय साथी थे, अरे पूछ लीजिए ना, तो उसी समय तो कर दिया था कि 6 घंटा में दूर दराज इलाके से पटना पहुंचना है। ये लगभग लक्ष्य पूरा हो गया। अब आगे का लक्ष्य क्या रख दिया था, 5 घंटा में पहुंच जाए। और उसके लिए एक एक काम जो शुरू हुआ, आज उस काम को और कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। हर तरह का काम हो रहा है भाई, एक एक चीज काम हो रहा है। बोलने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भूलना नहीं चाहिए कि हर तरह से काम हुआ है। आप एक बात जान लीजिए, जो भी सड़क हो रहा है, सड़कों की मरम्मत की जिम्मेवारी हर तरह से उन लोगों को मरम्मत करके रखना है, सड़क हो या पुल हो। हम लोगों ने नियम बना दिया है, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए कि सड़क और पुल का, और जान लीजिए, अरे भाई आप एक बात हम कहें, बहुत लोग नए जीत करके आए हैं, जरा सुन लीजिए। लोक शिकायत निवारण कानून कब से शुरू किया है? और जब लोक शिकायत निवारण कानून शुरू किया और उसमें भी हमने इसको डाल दिया है कि अगर कहीं किसी का सड़क खराब है तो वो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत वहां शिकायत कर सकता है और पूरा का पूरा उसको तो ठीक किया ही जाएगा। लेकिन अगर उसको जो मेंटेन करना है, रख रखाव करना है, उसके जिसको जिम्मेवारी थी उस काम को नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। और एक बात जान लीजिए, हम अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को बार बार समझाते समझाते हमने कह दिया है कि निर्माण का काम तो किया जाता है और टेंडर करके किया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद मेंटेनेंस का काम है तो पहले से कर दिया है। मेंटेनेंस के लिए दूसरा सिस्टम हमने कहा, जो पहले से कर दिए हैं वो अपनी जगह पर वो कर दीजिए। पहले 5 साल का था, अब 7 साल का भी कर दिया। लेकिन हमने कहा है कि सड़कों का जहां तक सवाल है, बिल्डिंग्स का जहां तक सवाल है, उसके रख रखाव के लिए डिपार्टमेंट को ही काम करना है। जो इंजीनियर्स हैं वो काम करें, मेंटेन करें। और ये हमने कहा कि जब वो मेंटेन करेंगे और उसके लिए माननीय सदस्य बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाएं। आप लोग बात नहीं सुनिएगा तो न कभी उस पर गौर करिएगा न समझिएगा। बैठ जाए आप। कोई जानते हैं इंजीनियर का क्या काम है? इंजीनियर का काम है खाली ठेका देखना और ठेकेदारी करवाना। बात सुना करिए, बात सुना करिए। आप बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। पार्टी में है ये तो हमको पता नहीं है कि अभी नया आप बैठ जाए, बार बार खड़े ना हो। लेकिन जान लीजिए, अब हमने गाइडलाइन इशू किया है कि सारा मेंटेनेंस का काम सरकारी विभाग को देखना है।
पथ निर्माण हो, भवन निर्माण हो, एक एक चीज को उनको देखना है और उसके लिए इंजीनियर्स देखेंगे, सिर्फ ऑफिस में बैठेंगे नहीं, फिर उसको रिपेयर कराते रहेंगे, मेंटेन कराते रहेंगे और उसके लिए उनको जितने एम्प्लॉय की जरूरत है आप उतने एम्प्लॉय का लिस्ट बनाइए, उनकी नियुक्ति होगी और इसके अलावे स्थानीय स्तर पर लोगों को लेकर के जो एक दिन के लिए काम है, 2 दिन के लिए काम है, आप जितना भी काम किससे कराना हो कराइए। अब ये हमने लोगों को गाइडलाइन दिया और हम लगे हुए हैं कि लोग समझिए, नहीं तो सीधे खाली होता है कि कोई काम करिए, टेंडर होता है। अब टेंडर होता है, अब उसके बाद जो काम होता है, पेमेंट होता है, कितना बार जांच किया जाता है तब पता चलता है, काम हुआ नहीं और पेमेंट हो गया तो एक्शन होता है कि नहीं होता है, एक एक चीज के बारे में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी देखिए, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है तो कृपा करके आप, अरे सुनिएगा पहले तब ना, नहीं करिएगा, बैठे बैठ जाए लोगों से हम आग्रह करेंगे, नए सदस्य हैं, भी हो बैठ जाइए, आप कृपा करके, नेता सदन बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं, एक एक आप आसन सदस्य हम बैठने का आग्रह करा ना कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है और कहीं मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा तो कृपा करके स्पेसिफिक आप उसके बारे में पत्र लिख करके भेज दीजिए, या तो माननीय मंत्री जी को भेजिए या सीधे हमको भेजिए, हम उस बात को गौर करेंगे। आपको अगर लगता है तो मिल करके भी बता सकते हैं और एक एक चीज को देखना हम सब लोगों का दायित्व है, तो एक एक चीज से एक एक चीज के बारे में तो हम लोग आपको यही कह देंगे माननीय कि अब बैठ जाइए। कितना कितना ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण कराया गया है और अब तो आपको कल ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बजट रखते हुए आपको बता दिया है, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 और उसके अंतर्गत एक एक बात की जानकारी दे दी है। तब उसके बारे में जब कभी बहस होगी हम उसको लेकर के आपको बार बार हम उसका नहीं, लेकिन जान लीजिए हर तरह से गांव में अब एक एक जो भी गांव बच गया है सड़क से संपर्क होने का, उसका इसी साल हम लोग इस नए बजट में प्रावधान कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए। और इसके अलावे अगर गांव की सड़कें हैं उनका कोई और महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ना है, उनका कोई सरकारी कार्यालय से और बड़े जगहों से जोड़ना है तो वैसा देख करके कई गांवों को मिला करके फिर सड़कों की योजना, उसके लिए पूरा का पूरा सर्वे चल रहा है, पूरी तैयारी चल रही, वो भी कर देंगे। और शहर में जितने सड़क हैं उन सब लोगों के लिए बाईपास, और अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो फ्लाईओवर का निर्माण, तो एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं और हर प्रकार से जितना भी चीज हो हम लोग इसके बारे में पूरे तौर पर। अब आप बिजली की क्या स्थिति है जरा बताइए तो, कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तो पहले जब है तो थे क्या, बिजली थी गांव में, स्थिति थी, बिजली के लिए जितना काम किया गया अभी अब आप जान लीजिए, अभी सुन लीजिए ना, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया। अभी सुन लीजिए ना, लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने 2 महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब आप जान लीजिए एक बार, अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा, अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, आपके, अरे भाई आप बैठ जाए, सुने पहले, आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं, नहीं आप सुने, जो बार बार उठना उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप, ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है। अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप, अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इसलिए क्या सब बात है, हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं, बैठो
चलिए आप बैठ जाए। बार बार उठना उचित नहीं, नेता प्रतिपक्ष। बाद में जो मन करे वो बोलते रहिए, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, वो आप ही को फायदा देगा। आप समझ नहीं रहे एक एक चीज के बारे में जो बात हम कह रहे हैं। अब आप बिजली के बारे में समझ लीजिए, क्या था भाई, जब हम लोग आए थे तो उसमें कितना बिजली की खपत थी बिहार में? 700 मेगावाट। और आज बिजली की खपत कितनी हो गई है? आज बिजली की खपत हो गई है, इतना ज्यादा हो गया है कि 5,900 मेगावाट से भी ज्यादा, 5,932 मेगावाट बिजली की खपत हो गई। ये जरा जान लीजिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब खेत के लिए भी आप जान लीजिए, उसके लिए भी हम लोग पहुंचा रहे हैं किसानों को। और जो पहले जितना पहुंचा दिया, अब हम लोगों ने राज्य सरकार से भी तय कर दिया 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। शांति बनाए रखें, बैठे बैठे माननीय सदस्य न बोले। आप लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है बिजली का। और एक बात जरा जान लीजिए, बिजली का आप बिहार में एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। आप हमने क्या शुरू करवाया बिहार में? हमारे यहां पर आप समझ लीजिए, बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री हैं यहां पर, कितना मजबूती से काम करते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं। और जो हमने ये कहा कि भाई प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाइए, अब जो कई जगह पर आप जानते हैं, लोक शिकायत निवारण कानून जब बनाया, और लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद जो हम सब जगह घूम रहे थे 2016 में, और उस समय जो हमने देखा कि क्या शिकायत सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शिकायत आई थी बिजली के बिल को लेकर के। और उसका एक एक चीज का सुनवे नहीं करते हैं आप लोग, हे खाली करते रहिएगा। अरे सुनिए रामानुज जी, गौर से सुनिए। और तब जो देखा, हमने कहा कि भाई ये जो बिजली का है, इस तरह से जो मीटर लगा हुआ है, ये सब में काम ठीक ढंग से होता नहीं है। कोई जाकर के ठीक ढंग से देखता नहीं है। बेचारा कोई गरीब आदमी है, उसको एक बल्ब जल रहा, और हमने देखा कि भाई उसका बिल कितना आ गया है, तो 14,000 रुपया का बिल है। हमने कहा क्या मतलब है इसका? अरे भाई सुनिए तो सही, हो काहे कर रहे हैं, बतवा समझिए ना। तो शांति बनाए रखें। हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि भाई हम लोग कोई ऐसा सिस्टम करें ताकि किसी का मीटर रीड करने की जरूरत न पड़े। और उसी समय सोच करके हमने ये काम किया, प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अब आदमी कोई भी है, उसको अगर जो प्रीपेड मीटर उसके पास रहेगा, तो जितना वो पेमेंट किए हुए है उतना ही उसका बिजली का होगा। और उसको जैसे ही होगा उसको सूचना मिल जाएगी कि अब आपका खत्म होने वाला है, तो जमा कर देगा। तो जो रेट बना हुआ है उसी पर ना, कोई जाकर के देखेगा नहीं उसके बारे में। तो अब आप छोड़ दीजिए। अरे आप तो यहीं के काम में लगे रहते हैं, आप तो यहीं के काम में, पटने के काम में लगे रहते हैं वर्षों से। एक ही जगह के बारे में चिंता है, वहीं पर का काम देखते रहते हैं ना आप। आपका जो व्यापार है उसी में, इसलिए काहे ही सब बात बोलते हैं। गौर से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जो उसके बारे में हो गया, और आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने ये बात की और 1 लाख से ज्यादा लोगों को विजेंद्र बाबू ने लगवा दिया, अब जो हमने उसी पर समीक्षा किया, और इसको जब केंद्र सरकार को मालूम हुआ, तो केंद्र सरकार ने भी कहा कि तो बहुत अच्छा है। अब तो भारत सरकार ने तय कर दिया कि प्रीपेड मीटर होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, यहां पर जो काम है सबको प्रीपेड मीटर रहेगा। अब किसी का बिल का सवाल नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये सब काम हम लोग एक एक चीज करते हैं। तो इन सब चीजों को जरा जान लीजिए भाई, और जो बोलने का मन हो बोलते रहिए। जो 1 लाख से ज्यादा का 1,31,000 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया, तो इसलिए। और दूसरी बात आप ठीक कह रहे हैं भाई, बिहार में बिजली का दर, तो आपको पता है बिहार में जो बिजली मिलती है, इसका जो दर क्या है, लगभग 4.5 रुपया प्रति यूनिट। आप बता लीजिए, देश का लगभग सबसे ज्यादा है। यहां पर जो बिजली होता है, तो हमने क्या सवाल उठाया,
कहा कि एक दर होना चाहिए, वन नेशन वन रेट, हर तरह का एक ही तरह का रेट होना चाहिए। चाहे बिजली का उत्पादन कहीं हो रहा है, लेकिन वहां से कहीं भी किसी राज्य को बिजली मिल रही है तो पूरे देश में हर राज्य को एक ही रेट पर मिलना चाहिए। तो ये बात हम लोग पहले से मांग कर रहे थे और इस बार भी हम लोगों ने नीति आयोग की बैठक में ये सुझाव दिया कि जरा देख लीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब ये निर्णय लिया गया था कैबिनेट में 2003 में, उसमें आप मंत्री थे? हमको नहीं पता, आपको ये सब बात है तो आकर के कभी दिखाइएगा, समझ गए ना। और 2003 के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हम तो जो काम देख रहे थे उस समय 2003 में, उसके बारे में कुछ पूछिएगा तो आपको हम बता देंगे। रेलवे अरे छोड़िए ना भाई, अटल जी के राज में जितना काम हुआ है आप समझ रहे हैं, जो बिहार के विकास के लिए जितना काम किया गया है, ये कहने की बात है। और उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ है उसी से तो आगे बढ़े हैं। और क्या हुआ, उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ उसी के साथ आगे बढ़ते रहे। अभी बढ़ जाइए। देखिए, आप अगर ये बात कहते हैं तो आपको 1 साल 8 महीना का अपना अनुभव बताना चाहिए। मेरे साथ जो काम कर रहे थे कैसा अनुभव, ये आप बताइए। अब नेता प्रतिपक्ष बार बार उठना बढ़ जाए अलग। और अब कृषि फीडर के बारे में भी हमने बात कह दिया, कृषि फीडर भी लगाया जा रहा है। जो बात हम लोग इस पूरे तरह की बात कर रहे हैं, तो एक एक क्षेत्र में जो काम किया गया है और कृषि के विकास पर क्या जोर हुआ। कुछ लोग तो कृषि पर बात कर रहे हैं, हम कितना बात आपको बता दें, एग्रीकल्चर पर क्या स्थिति है आप जरा जान लीजिए। आपको मालूम है ना कि बिहार की आबादी कितनी है, और आपको मालूम है जो आबादी देखिएगा तो पूरे देश में तीसरा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप एरिया देखिएगा, क्षेत्रफल देखिएगा, तो संभवतः 12वां स्थान है। आप समझ रहे हैं कि हम लोगों का क्षेत्रफल कम है और आबादी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आबादी है। तो इसलिए इस ऐसी स्थिति में तो कृषि का क्षेत्र हम लोगों के पास तो एक सीमित है और आबादी बढ़ती जा रही है, तो कई बार उन सब चीजों पे भी कमी आती है। लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में काम हुआ उसका क्या नतीजा हुआ आप जान लीजिए, अच्छी तरह जान लीजिए। उत्पादकता पहले क्या थी, 1 हेक्टेयर में 2005-06 में धान की उत्पादकता थी 16.4 क्विंटल, 16.04 क्विंटल, और अब बढ़कर के क्या हो गया है 33.50 क्विंटल। आप जरा जान लीजिए उत्पादकता कितनी बढ़ी है। गेहूं में 5-6 में था 13.79 क्विंटल, और अब 1 हेक्टेयर में हो गया 25.95 क्विंटल। मक्का और अन्य मोटे अनाज, मकई का देखिएगा तो पहले था 24.64 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में क्विंटल, और अब हो गया है 53.35 क्विंटल। यानी दुगना से भी ज्यादा कई चीजों में हमारे यहाँ उत्पादकता बढ़ा है। और उत्पादन का अगर सुनना चाहते हैं, उत्पादन कितना हुआ, तो धान का उत्पादन 2005-06 में था कितना लाख मीट्रिक टन था, धान का उत्पादन था 52,18,000 मीट्रिक टन, और अब हो गया है 108,76,000 मीट्रिक टन। गेहूं 5-6 में था 27.63 लाख मीट्रिक टन, और अब हो गया है 55.79 लाख मीट्रिक टन। मक्का और अन्य का 14.05 से बढ़कर के 35.13। सब्जी का 76.54 मीट्रिक टन से बढ़कर के अब हो गया है सब्जी का 167.64 लाख मीट्रिक टन। अब आप समझ लीजिए, फल का 30.68 लाख मीट्रिक टन था, अब बढ़कर के हो गया है 44.90 मीट्रिक टन। अब कितना उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। सब कुछ इसके लिए काम किया जा रहा है। जो कृषि रोड मैप बनाया गया और उसी के मुताबिक जितना काम किया गया है उसके चलते उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। तो ये सब काम किया जा रहा है। और अब तो आप समझ लीजिए कि हम लोग
जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके लिए गंगा नदी के दोनों किनारे जो गांव जिले हैं, 12 जिले प्लस 1 जिला और नालंदा को मिलाकर के 13 जिला, चूंकि वहीं से जैविक खेती की शुरू थी। नालंदा उसको देखने गए थे, सब लोग गए थे देखने, बाहर के लोग भी आकर के देखे थे। तब इतना अच्छा काम किया था कि उसके बाद ये सब जगह के लिए जैविक खेती का काम के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का सब निर्णय है। तो किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि अब, और उसके अलावे हम लोगों ने जो 7 इसके पहले शुरू किया है जल जीवन हरियाली अभियान। अब भाई कुछ सदस्य को देख रहे थे जल जीवन हरियाली के बारे में बोलते हैं, अरे भाई जल जीवन हरियाली अभियान विधानसभा विधान परिषद के संयुक्त मत से शुरू किया गया है। 13 जुलाई 2019 को बैठक बुलाई गई थी और सेंट्रल हॉल में वो बैठक हुई और उसमें सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। 8 साढ़े 8 घंटा बैठक हुई है और उसके बाद उसी का नामकरण उसे में किया गया जल जीवन हरियाली अभियान, और उस पर जो काम शुरू किया गया है और उसके चलते जिस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण, उसमें क्या है 7 अंश है उसका, जो संरक्षण है जल के संरक्षण के लिए, 1 अंश है हरियाली के लिए। यानी हम लोगों ने क्या कहा, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसे सब लोगों की राय से शुरू किया। 7 है जल के संरक्षण के लिए, 1 है हरियाली के लिए। अब कितना बड़ा कोरोना भी था तो 1 साल के अंदर ही जो लक्ष्य था कि 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे, यानी 3 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा पौधे लगे। तो आप समझ लीजिए इस कोरोना के दौरान 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में ये काम पिछले वर्ष किया गया। तो हम लोग हर तरह से कर रहे हैं, हम लोग पूरे तौर पर ये सब का सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और उसी में एक आइटम है, 7 तो ये हो गया, 1 हरियाली हो गया, 1 है उसी में मौसम अनुकूल कृषि का। अब मौसम अनुकूल कृषि का काम जो किया जा रहा है, इसमें लोगों को ये बताना है, आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन है, कभी वर्षापात खूब हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है, एक विचित्र स्थिति है दुनिया भर में, इसको लेकर के चिंता होती है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने किया कि भाई मौसम के अनुकूल कृषि को प्रेरित करना चाहिए, और उसके लिए हर एक जिले में 8 जिला से शुरू किया 19 में, और पूरा का पूरा अब पूरे पिछले ही साल हम लोगों ने डिसीजन ले लिया, सभी जिले में ये काम शुरू किया है। अब उसमें आप जान लीजिए कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें 2.5 एकड़ भूमि में जो भी मौसम के अनुकूल क्या कृषि होनी चाहिए खेती, उसका प्रयोग, और हर जिले में 5 गांव को चुन करके वहां पर एक एक चीज को करना और दिखाना, लोगों को प्रेरित करना कि क्या कीजिएगा, कौन सा फसल का उत्पादन करिए, किस तरह से आपकी आमदनी बढ़ेगी और मौसम के अनुकूल काम होगा। तो ये काम हम लोगों ने शुरू कराया है, आप जरा समझ लीजिए। और इसके लिए फसल चक्र, जीरो टीलेज और फसल अवशेष प्रबंधन जो शुरू हुआ था बाहर से, अब यहां पर भी लोग फसल को अवशेष को जलाने लगे। संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को समझाने के लिए क्या मदद किया जाए, एक एक काम के लिए, सब चीजों के लिए काम हो रहा, तो हर प्रकार से। और इसमें आप जान लीजिए जो मौसम के अनुकूल कृषि का काम है, हमने इतना राउंड डिस्कशन किया, हाथ से नहीं पहले ही से कर रहे थे। और पहले जो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में लोग थे वो पूरी बात को समझ नहीं रहे थे, अंत में इस बात को समझे और इस काम में आप समझ लीजिए बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया बना है पूसा में। और आप जानते हैं उसके अलावे है वहां पर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये दोनों, और फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, ये, और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र जो पटना में, इन चारों को इस काम में इंगेज किया गया। अलग अलग जिले में अलग अलग लोगों को लगाया गया है। और सबसे बड़ा काम हम देखने गए थे 16 में, और जो हमने देखा था बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, उसका जो हमने जो देखा था, एक एक चीज जिस तरह से वो काम कर रहा था 150 एकड़ में, तो उसको देख करके हमने कहा कि भाई इसी काम को आगे सब जगह बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद अब जाकर के ये बात आ गई है कि मौसम के अनुकूल कृषि हो, तो हर तरह से आप जान लीजिए। और बिजली का दर अब आप समझ रहे हैं कृषकों के लिए क्या हो गया, 65 पैसा प्रति यूनिट।
तो एक एक चीज तो आप जान लीजिए कि सब चीज में हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक एक तरह से हर प्रकार से हम लोग इसके लिए सचेत हैं। और 7 निश्चय 2 से 7 निश्चय 2 में खाली सुन न लीजिए, आके बतियाइएगा ना। 7 निश्चय 2 में अब जो है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और एक चीज आप बैठ जाइए, बोल देते हैं आप जो बोल रहे हैं। आप जल जीवन हरियाली अभियान में जो तालाब पोखर, अरे नहीं भाई, आप समझ लीजिए, आपको एक बात जरा सुन लीजिए। आप लोगों को पहली बार 12 सीट मिल गया है। आप गलती काम मत करिए। आप ये मत समझिए कि पर्यावरण से गरीब का रिश्ता नहीं है। और आप जान रहे हैं कि जो लोग थे पोखर के इर्द गिर्द, उनके लिए हम लोगों ने तय किया कि उनको अलग मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया और जमीन के लिए 8,000 रुपया, ये हमने तय कर दिया उन सब लोगों के लिए। और ये काम अगर देख लीजिए, अगर आप लोग ये चीज आप समझ लीजिए, तो हर तरह से गरीब लोगों को, जो लोग उस तरह के हैं, कुछ ही जगह माननीय सदस्य बैठ जाए पर नहीं है, तो उनके लिए ये किया जा रहा है। आप अगर इस चीज का विरोध करिएगा तो आप पर्यावरण के दुश्मन होंगे, पर्यावरण के रक्षक। सभी माननीय सदस्य पर्यावरण को आग्रह है कि बैठ जाए, रखेंगे, बैठ जाए। पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए, सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम इस बात को साफ साफ आप लोगों को कह देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्या रखा हो बेटा, फालतू भी मतलब आप लोगों को क्या मतलब है? ये लोग के वाला सभी सदस्य बैठ जाए, ये लोग के फेरा में मत रहिए, बैठ जाए सभी माननीय सदस्य। बैठे आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाए। आप पहले बैठा लीजिए। अरे आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्षेत्र में बैठिए। एपीएमसी की भी बात कर रहे हैं, सभी लोग बैठ जाए। एपीएमसी पर बोलेंगे, अभी बोल रहे हैं, अब सुन, हम बोल रहे हैं आपका एपीएमसी पर। बैठ जाइए। 1 मिनट, 1 मिनट नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट, 1 मिनट नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट, आप 1 मिनट अब जाने का इसके बाद आएगा, अभी इसके बाद आएगा। बहुत अच्छा, चले जाइए। तो जाने की ये भूमिका थी, तो ठीक है आप जाइए, शांति से अभी तो हम इन सब चीज पर बोलने ही वाले थे। अरे ऐसा जा करके दूसरा जगह सुनिए, बैठ के बाहर जा करके सुनिए, यहां से चले जाइए लेकिन बाहर बैठ करके सुन लीजिएगा। आपके सब चीज का हम जवाब देने वाले हैं, एक एक चीज की जानकारी देने वाले हैं, हर चीज के बारे में चिंता मत करिए। तो जो एपीएमसी की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो 2006 में एपीएमसी खत्म कर दिया था। और क्या करते थे भाई, कितना प्रोक्योरमेंट होता था, कितना प्रोक्योरमेंट। आप नए सदस्य बोल, चलिए आप जरा जान लीजिए, पहले अधिप्राप्ति नहीं होती थी। बिहार में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा चुनिंदा जिलों में कुछ अधिप्राप्ति होती थी, और उस समय के राज्य सरकार ने अपने को प्रोक्योरमेंट से अधिप्राप्ति से बिल्कुल अलग करके रखा था। अब अभी हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उस समय की सरकार ने अधिप्राप्ति से अपने को अलग रखा, और सेंटर का एफसीआई करता था। और कितना करता था जान लीजिए, 2000 और 2001 में मात्र 12,222 मीट्रिक टन, और बढ़ते बढ़ते 2004-05 का मैक्सिमम उनका था, वो था 72,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी। अब जरा सोच लीजिए, उस समय का यही हाल था।
और हम लोगों ने उसके बाद इसके बारे में करना शुरू किया। एपीएमसी को तो खत्म कर दिया और कहा कि धान की अधिप्राप्ति होनी चाहिए। स्टेट का जो है राज्य खाद्य निगम, पैक्स और व्यापार मंडल को धीरे धीरे हम लोगों ने इस काम में लगा दिया। और आप जान लीजिए कि 2011-12 में आते आते धान की अधिप्राप्ति हो गई 21,59,000 मेट्रिक टन इसकी खरीद की गई। और बढ़ते 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 आप जान रहे हैं इस बार जो हम लोगों ने काम किया 21 फरवरी तक का रखा था 31 जून। हम उसके 2 दिन पहले मीटिंग किए, सब लोगों की राय देखा। अभी तो ये जवाब भी देंगे, लेकिन सब लोगों ने कहा 15 दिन और बढ़ाइए। हम लोगों ने कहा 15 दिन नहीं, 21 दिन बढ़ा देते हैं, 21 फरवरी तक। और एक भी किसान नहीं है जो बेचना चाहता था, देना चाहता था, वो दिया। सब लोगों को प्रेरित किया। कितनी टीम हम लोगों ने गांव गांव और हर जगह भेजा है, लोगों को, किसानों को कहे कि भाई अपना आप बेचिए, धान दीजिए। और तब प्रेरित होकर के 5 लाख से भी ज्यादा के करीब धान की अधिप्राप्ति में किसान लोग आए, कोई नहीं बचा। और अब कोई कहता है, दावा करता है, तो कौन लोग होता है भाई? व्यापारी लोग, बिचौलिए जिसको भी कहते हैं। ये व्यापारी लोग जो शुरू में ही जो किसान बेच देता है अपना, तो सस्ता में ले लिया, अब उसके पास रखा हुआ है कुछ बिचौलिया। अभी सब काम खत्म हो गया, तब कहेगा कि अभी और जारी रहे, तो कौन बेचेगा? किसान है कोई? जो किसान बेच दिया बिचौलिया को, अब वही आकर के किसी किसान के नाम पर देगा और इसमें उसको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो शेयर करेगा। आप जरा समझ लीजिए, ये हम लोग इजाजत देंगे इस तरह की चीज का कि लोग इस तरह का कोई काम करता है उसको हम लोग करेंगे? हम लोग नहीं। और समझ लीजिए, ये इस बार हम लोगों ने एक एक चीज की समीक्षा की है और देखा है, पिछले साल भी अब तक कम हुआ था, अब इस बार देख लीजिए कि आप 35 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा अधिप्राप्ति हो गई। तो एक एक चीज के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि हर 35 लाख नहीं, लेटेस्ट फिगर अभी आया होगा वही, तो वो चीज आ गया है। 35,59,000 मेट्रिक टन की अधिप्राप्ति हो गई। अब वो जो रिपोर्ट आई है कल शाम तक, वो ये है। आप जरा कल्पना कर लीजिए कितनी अधिप्राप्ति हो गई। और लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, लोग जान ही नहीं रहे हैं। और जब हम एपीएमसी एक्ट को 2006 में खत्म किए थे, तब कुछ लोग जुलूस लेकर के जा रहे थे राजभवन की तरफ। क्या हुआ भाई? और लोगों को क्या नुकसान हुआ? हर तरह का व्यापार बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अब कितना, पहले कितना दुकान था, आज जरा देख तो लीजिए। किसी शहर में जाइए, किसी छोटी जगहों पर जाइए और देखिए कितना दुकान है, कितना व्यापार बढ़ा है। ये ठीक है कि उद्योग नहीं बढ़ा, हम लोग लाख चाहते थे, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा। अब उद्योग को बढ़ाने के लिए भी और काम कर रहे हैं हम लोग, वो एक अलग विषय है। लेकिन व्यापार कितना बढ़ा है और लोगों की आमदनी के बारे में कह दिया। लेकिन कुछ लोगों के बारे में यही स्थिति है कि सही बात को ठीक ढंग से नहीं करते हैं और अब कोई किसान नहीं बचा। अधिप्राप्ति का काम जो पूरा का पूरा हम लोगों का, अरे आप तो नहीं ना भागिएगा, बैठ जाइए, आप चिंता अंतिम तक सुनिए। आप अभी आ गए हैं जीत करके। अरे भाई ठीक है, आप अरे आपको तो जानते ना जी, आप तो जानते हैं ना, आरजेडी जेडीयू से लेकर के अब तीसरी पार्टी में आप पहुंचे हैं। तो अब सीमांचल की चिंता हम लोगों को, सीमांचल की चिंता कोई आज से है? और जरा बताइए तो सीमांचल के लिए जितना काम हुआ है, और आप मिल करके भी दिए हुए हैं एक एक चीज। सीमांचल ही क्यों, पूरा का पूरा पूरे बिहार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सीमांचल के लिए, मिथिला के लिए, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। और हर जगह हर क्षेत्र के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो एक बात जान लीजिए, उसकी चिंता मत करिए। आपके मन में कोई सुझाव खास हो तो आकर के देके बताते जाइए। ये राजधानी वाला बेकार चीज है, ये फालतू बात है। राजधानी बिहार का पटना और था, दूसरा झारखंड अब जो बन गया है रांची में, तो हम लोगों के आने के पहले, बहुत पहले ना बंद हो गया था। अकेला यही राजधानी थी, रांची वाली राजधानी तो बंद हो गई थी।
बिहार के बंटवारे के पहले। तो अभी जो कहिएगा, बैठ जाइए माननीय सदस्य साहब, बैठ जाए, सुने पहले पूरी बात को। अननेसेसरी ये सबसे मैं साफ आप बैठ जाएं। ये जिनको करना होगा हमारे बाद जो करें, सबकी अपनी इच्छा, लेकिन मैं कहता हूं अनावश्यक। ये राज्य बहुत बड़ा नहीं है, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 12वां नंबर है, बता दिया, और आबादी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है देश में, और हर प्रकार का हम लोग काम कर रहे हैं। आप सिर्फ राजधानी को यहां से वहां हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा उससे? कोई उससे फर्क पड़ता है? और हम लोग राजधानी पटना आने के लिए, जो सबसे दूर का इलाका है, उससे पटना आने के लिए 5 घंटा से अधिक समय नहीं लगे, ये सारा काम कर रहे हैं। जो आएगा लौट करके जाएगा, हर तरह की बात कर रहे हैं, उन बातों को नहीं। हाँ, लेकिन लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन विकास के किसी काम की उपेक्षा नहीं की जाएगी। अगर कोई काम बचा हुआ है, हम लोग उसको जरूर पूरा करेंगे, ये इसमें कोई शक नहीं। अब स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कुछ संक्षेप में हम आपको बता देते हैं कि पहले क्या था 5-6 में, अब तो चल गए, क्या बताएं। 5-6 में भाग गए, अब कहीं बाहर से सुनेंगे तो हम बता देते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या था 2005-6 में, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला। प्रति 1061 था शिशु मृत्यु दर, और अब वो घट करके हो गया है 32, यानी देश का जो एवरेज है उसके बराबर बिहार में भी पहुंच गया। कहते हैं कोई स्वास्थ्य का काम ही नहीं है, स्वास्थ्य का काम नहीं थे, यहां पहुंचे थे, इतना तेजी से काम किया। कौन जाता था पहले इलाज कराने के लिए सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? 2006 में सर्वे कराया था, फरवरी में, 1 महीना में 29 आदमी जाता था। अब देख लीजिए, जो 19-20 का है, तो कोरोना आ गया है, एक अलग विषय है, लेकिन इसके पहले तक 10,000। अब उसके लिए एक एक काम किया जा रहा है। कौन कहता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, और कितना काम हुआ है? और आप समझ लीजिए, और मातृ मृत्यु दर 1 लाख की आबादी पर 312 था 2005-6 में, वो घट करके 149 हो गया। और टीकाकरण, ये लोग अभी टीकाकरण पर बोलते रहते हैं, अभी तो चलेगा, हम ये सुनाना चाह रहे हैं। टीकाकरण है वो सिर्फ कोरोना का नहीं है, तो नया टीकाकरण है, नया वैक्सीनेशन है, अन्य सभी चीजों का टीकाकरण। किस तरह से हम लोगों ने पल्स पोलियो कैंपेन चलाया। अभी माननीय विधायकों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था 2005 में, तब विदेश से कितने लोग आकर के हमको आकर के कहने लगे कि देखिए बिहार में नहीं हो रहा, और उनकी बात सुन करके जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया, और जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान चला, टीकाकरण के और सारे प्रबंध अन्य बीमारियों के लिए, ये कितना करते थे भाई पहले, बोल देते हैं कुछ। आप समझ लीजिए, टीकाकरण का था 18% 2005-6 में, और अब बढ़कर के हो गया है टीकाकरण 86%, 86%। और हम लोगों का लक्ष्य है कि देश के सर्वोच्च 5 राज्यों में बिहार जरूर शामिल होगा टीकाकरण। और आप देख रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, इस मामले में जो सब कुछ किया जा रहा है, हम बता चुके हैं किस तरह से टीकाकरण का काम हो रहा है। तो एक एक चीज को देख लीजिए। और जो प्रजनन दर क्या था, सभी बोल रहे हैं भाई प्रजनन दर कितना बढ़ाए हुए थे, खूब पैदा होता था। प्रजनन दर क्या था पति पत्नी के बीच औसत 4.3, अब हम लोग लगे हुए, अब घट करके हुआ 3.2। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने इसी के लिए देखा कि भाई इसको प्रजनन दर को घटाना है, आबादी बढ़ती चली जा रही है और एरिया तो सीमित रहेगा, तो हम लोगों को उसके लिए काम करना है। तो उस काम के लिए करते करते हम लोगों के मन में ये बात आ गई, सर्वेक्षण हुआ कि अगर महिलाएं पढ़े मैट्रिक तक पास रहेंगी, देश का एवरेज अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो 2 प्रजनन दर, और बिहार का